हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रैवलर्स के बारे में। ठीक है, जो सोर्सेस के बारे में हम लोगों ने बात करा था, तो उसमें एक पार्ट जो था हमारा, डेट इज ट्रैवलर, यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, कैसे उनका यूज हम सोर्सेस के तौर पे करते हैं, ये टॉपिक हमारा छूट गया था। ये लास्ट वीडियो है सोर्सेस से रिलेटेड, जिसमें हम लोग जो भी ट्रैवलर अवेलेबल हैं एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मेनली 3 कंट्रीज के जो ट्रैवलर्स हैं उनके ट्रैवलर हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ग्रीक एंड रोमन, सेकेंड चाइनीज एंड थर्ड अरेबियंस। ठीक है, ये 3 जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट के जो ट्रैवलर्स थे वो इंडिया में अलग अलग टाइम पे आए, और उन्होंने जो भी अपने ट्रैवलिंग के बारे में लिखा, जो कुछ भी उन्होंने देखा सुना, जो कुछ भी उन्होंने लिखा, उसका यूज आज हम लोग करते हैं एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, एक और बात यहाँ पे जान लेना जरूरी है कि ये जो ट्रैवलर्स थे वो इंडिया क्यों आते थे। तो ये दो रीजन से आ सकते थे। एक तो या तो वो किसी राजा के राजदूत एम्बेसडर के तौर पे यहाँ आए होंगे जैसे मेगास्थनीज, या फिर वो पर्सनल पर्पस से लाइक ट्रैवलिंग के पर्पस से, या फिर रिलीजियस पर्पस से लाइक फाइयानवेंसांग, तो इस तरीके से वो आए होंगे। तो यानी कि ट्रैवलर्स के इंडिया में आने का 2 रीजन हो सकता है, एक एज एन एम्बेसडर, एक राजदूत के तौर पे, या फिर एक पर्सनल पर्पस से, एक ट्रैवलर के तौर पे, या फिर एक रिलीजियस ट्रैवलर के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ग्रीक और रोमन जो राइटर्स हैं, जो विद्वान हैं, ट्रैवलर्स हैं, जो कि इन्होंने, जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रैवल किया था उस पीरियड में, या फिर उन्होंने ट्रैवल नहीं भी किया था तो भी उन लोगों ने यहाँ के बारे में सुना था और उसमें उन चीजों को लिखा था। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है टेसियस, समवेयर इट इज आल्सो रिटन एज थेसियस एंड हेरोडोटस। ठीक है, जिनको कि इतिहास का पिता बोला जाता है। इन लोगों का जो मैक्सिमम राइटिंग रहा है, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका की रचना की थी, हिस्टोरिका उन्होंने लिखा था। इनकी जो मैक्सिमम रचनाएं हैं, या फिर इन्होंने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, उसमें से मैक्सिमम चीज जो था वो सुनाया हुआ था। मतलब इन लोगों ने किसी से सुना था और उसको इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अपने बुक में इन लोगों ने लिखा था। ठीक है, तो ये हम लोगों को एंशिएंट पीरियड में किस तरीके से इंडिया का ग्रीक कंट्रीज के साथ किस तरीके का ट्रेडिंग रिलेशन था, किस तरीके से वो लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका टेसियस हो गया, हेरोडोटस हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर राइटर्स हैं, लाइक प्लिनी आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लिनी ने जो बुक लिखा था उसका नाम नेचुरलिस हिस्टोरिका। ठीक है, नेचुरलिस हिस्टोरिका। तो इसमें हम लोगों को मेनली उस समय इंडिया का जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल कंडीशन था, किस तरीके से यहाँ फ्लोरा एंड फाउना जो था, वो सब के बारे में हम लोगों को इस बुक से पता चलता है। एक और बुक है जिसके राइटर के बारे में हम लोगों को नहीं पता है कि हु इज द राइटर ऑफ दैट बुक, दैट इज पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस बुक के राइटर के बारे में तो हम लोगों को पता नहीं है, पर इससे हम लोगों को किस तरीके से वाटरवे के थ्रू ट्रेडिंग का काम हो रहा था उस समय में, इसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो राइटर है, फर्स्ट आफ्टर प्लिनी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, इसके अलावा एक और टॉलेमी की ज्योग्राफी नाम की जो बुक है, उससे हम लोग को उस पीरियड के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ के लोग फॉरेस्ट कंट्रीज या फिर अदर कंट्रीज के साथ व्यापार करते थे। तो आंसर में आपको बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं लिखना है, बट ये सारा कुछ लिखना है कि किस तरीके से ग्रीक रोमन राइटर्स, ट्रैवलर्स ने यहाँ के बारे में लिखना स्टार्ट किया, कैसे उन लोगों ने हालांकि इनका जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन था
वो इस चीज पे बेस्ड था कि ट्रेडिंग उस समय कैसे दूसरे कंट्रीज के साथ होता था, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है दैट इज मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने जो बुक लिखा था दैट वाज इंडिका, ठीक है। इंडिका हालांकि अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने इंडिका को बेस बना के लिखा था, उस समय के हिस्ट्री को, उस समय के इतिहास को लिखा था। इतिहास तो हम नहीं बोल सकते हैं, दैट टाइम उस समय के कंडीशंस को लिखा था, ठीक है। तो मेगास्थनीज की इंडिका जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सिकंदर ने जब इन्वाइट किया था इंडिया को, उस समय उसके साथ बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो कि इंडिया के बारे में जिन लोगों ने लिखा, जो कुछ भी उन्होंने देखा वो लिखा, ठीक है। इसमें नियार्कस हो गया, आपका आनेसिक्रेट्स हो गया, अरिस्टोबुलस हो गया, ये सारे मेन ऐसे राइटर्स हैं जो कि सिकंदर के साथ यहाँ इंडिया आए थे और उन लोगों ने इंडिया के बारे में लिखा है। तो ग्रीक और रोमन राइटर्स के बारे में जब आप लोगों को लिखना हो तो एटलीस्ट आप इतना कुछ तो लिख ही सकते हैं। लेकिन एक चीज और है कि इन लोगों ने, यानी कि ग्रीक रोमन जो राइटर्स थे, वो जब इंडिया आए, उन लोगों ने इंडिया के बारे में जो कुछ भी लिखा, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हम लोग देखें अदर सोर्सेज से इसको मैच करें तो बहुत सारा कमी भी हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग मेगास्थनीज की इंडिका की बात करें, मेगास्थनीज ने बोला था कि यहाँ पे जो सोसाइटी है वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 7 वर्गों में डिवाइडेड है। बट हम लोग जानते हैं कि एंशिएंट पीरियड से ही यहाँ पे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। लेकिन मेगास्थनीज ने इस जगह पे 7 को दिखाया है। मेगास्थनीज ने बोला है कि यहाँ पे दास प्रथा बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों के कंट्री का जो कंडीशन, उन लोगों के एरिया का जो कंडीशन था वो बिल्कुल ही अलग था। शायद वहाँ के जो गुलाम होते होंगे, स्लेव्स होते होंगे, उनको जंजीरों में बांध कर रखा जाता होगा, या फिर कुछ सिचुएशन अलग रहा होगा जिसके कारण यहाँ के गुलाम मेगास्थनीज को गुलाम लगे ही नहीं, और इसलिए उसने बोला कि यहाँ पे गुलामी आई मीन टू से दास प्रथा जो है वो है ही नहीं, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे चीज हैं। प्लस इन लोगों को बिल्कुल भी इंडिया के रियल कंडीशन के बारे में कुछ पता नहीं था, सोसाइटी के बारे में पता नहीं था। इन लोगों ने जो कुछ सुना, जो कुछ थोड़ा बहुत देखा, उसको इन लोगों ने अपने राइटिंग में लिखने का काम किया, ठीक है। तो वो उसको हम लोग आधा अधूरा ज्ञान बोल सकते हैं। हालांकि ये जो आधा अधूरा ज्ञान भी है, जिसको बेस बना के इन लोगों ने लिखा, उससे हम लोगों को बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। जैसे कि इसके थ्रू हम लोग टाइम डिसाइड कर पाते हैं कि किस पीरियड में, जैसे सिकंदर के साथ जो राइटर्स आए थे उनकी जो रचना है, उससे हम लोग को पता चल पाता है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड था वो कब था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का घनानंद के बाद किंग बनाया गया था, तो उसका पीरियड क्या है, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोगों को पता चलता है। तो आप ग्रीक रोमन राइटर्स के बारे में जब लिख रहे हो तो इतना कुछ लिख दो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चाइनीज राइटर्स की बात करते, चाइनीज ट्रैवलर्स की बात करते हैं। चाइनीज ट्रैवलर्स की अगर हम लोग बात करें तो मेनली इनका पर्पस यहाँ के बुद्धिज्म सेंटर्स जो थे, लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी एंड ऑल, तो वहाँ पे ट्रैवल करना, वहाँ से टेक्स्ट को कलेक्ट करना, ठीक है, और बुद्ध से रिलेटेड प्लेसेस को घूमना, ये इनका पर्पस रहा है। इसमें मेनली हम लोग 3 के बारे में पढ़ते हैं। एक तो आपका हो गया फाहियान, एक आपका हो गया हुएनसांग, एंड द लास्ट वन इज इत्सिंग, ठीक है। सबसे पहले जिस चाइनीज ट्रैवलर के राइटिंग को हम लोग लेते हैं, जो सबसे पुराना, दैट इज फाहियान। ये चंद्रगुप्त सेकेंड, दैट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके पीरियड में ये इंडिया आता है। और फिर वहां यहाँ किस तरीके से, खासकर बुद्धिज्म से जो रिलेटेड जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा था, बुद्धिज्म की क्या स्थिति थी, किस तरीके से यूनिवर्सिटीज में बुद्धिज्म से रिलेटेड जो स्टडीज थे उसके बारे में इसने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अगर हम लोग वेनसांग की बात करते हैं तो वेनसांग एक बहुत ही लंबे पीरियड के लिए, ऑलमोस्ट 15-16 साल के लिए वो इंडिया में रहा। उसने और ये वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के टाइमिंग पीरियड में ये इंडिया आया था, ठीक है। इसने बहुत सारा कुछ डिस्क्राइब किया क्योंकि ये बहुत लंबे पीरियड तक यहाँ रहा था। इसने ये सारा कुछ बताया है कि किस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी
में बुद्धिज्म से रिलेटेड वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था। हर्षवर्धन के बारे में इसने डिटेल से डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से हर्षवर्धन का रूल चलता था, कैसे उसने बुद्धिज्म को बढ़ाने का, फ्लॉरिश करने का काम किया। फिर उसके बाद इत्सिंग की हम लोग बात करते हैं तो इत्सिंग वेनसांग के बाद के पीरियड में आता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 7th CE के आसपास का जो सॉरी नॉट 7th 6th CE के आसपास का जो पीरियड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को इसके बुक से मिलता है, ठीक है। तो वेनसांग से जो हम के राइटिंग से, ठीक है, सीयू की जो कि वेनसांग के ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो कुछ भी है वो उसमें लिखा गया है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है बुद्धिज्म से रिलेटेड जो कुछ भी उस समय में था वो। इसके अलावा कुछ और भी अदर इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे हर्षवर्धन के बारे में हम लोगों को पता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग था। लेकिन हर्षवर्धन जो है वेनसांग जो है वो अपने ट्रैवलर में ये बताता है कि किस तरीके से उसको डाकुओं का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो ये चीज जो है हर्षवर्धन के कोर्ट में जो राइटर्स अवेलेबल थे, ठीक है, तो हर्षचरित में तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि वो कोर्ट राइटर था तो वो कुछ लिखेगा नहीं। तो वेनसांग के जो रचना है उससे हम लोगों को ये सारा कुछ पता चलता है कि उस समय में भी इस तरीके की घटनाएं होती थी, ठीक है। तो ये वेनसांग की रचना की बात हो गई। इत्सिंग से मैंने जैसा कि बताया कि उत्तर गुप्त काल के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो चाइनीज राइटर्स में आप ये सारा कुछ लिख सकते हो। अरेबियंस की अगर हम लोग बात करें तो अरेबियंस में जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज इट। तो अरेबियन राइटर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारे राइटर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अल मसूदी, ठीक है, अल बरूनी, इब्न बतूता, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे फेमस एंड सबसे ज्यादा जो जिससे हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल पाता है दैट इज अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी के बुक का नाम है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद भी उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अल बरूनी जो था ये इसलिए ज्यादा हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, अल बरूनी का जो बुक है वो हम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अल बरूनी ने किसी के सुने सुनाए बातों पे ध्यान नहीं दिया। उसने क्या किया, पहले वो इंडिया आया, फिर उसने यहाँ के लैंग्वेज को देखा, समझा, उसके बाद यहाँ से रिलेटेड जितने भी सेकंड बुक्स थे उसको उसने पढ़ा और उसके बेस पे अपने बुक को लिखा, ठीक है। तो अल बरूनी ने उस समय का जो सोशल कंडीशन था, रिलीजियस कंडीशन था, इकोनॉमिकल कंडीशन था, इन सारी चीजों पे उसने फोकस किया, ठीक है। तो अल बरूनी का जो बुक है उसको हम होली एक ऐसा कंप्लीट तो नहीं बोल सकते हैं बिकॉज दैट वाज नॉट कंप्लीट। उसने जो बुक्स में पढ़ा था वो उसने लिखा था, राइट। उसने चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया था कि क्या कुछ हो रहा है, उसने बुक वाले चीजों को लिखा था, ठीक है। तो हालांकि बहुत 100% कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बट अदर बुक्स और अदर राइटर्स की अगर या फिर अदर ट्रैवलर्स की अगर हम लोग बात करें तो उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोगों को अल बरूनी के बुक से मिलता है बिकॉज उसने खुद से सारे बुक्स को पढ़ा था और तब जाके उसने अपना ट्रैवलर लिखा था, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका हो गया। फिर उसके बाद एक और चीज यहाँ पे जो जान लेना जरूरी है कि अल बरूनी जो है वो महमूद के साथ इंडिया आया था, ठीक है। तो महमूद के पीरियड में वो आया है लेकिन वो लिख रहा है एंशिएंट के बारे में, प्राचीन काल के बारे में। तो उसने जो बुक्स में पढ़ा था वही उसने लिखा था, राइट। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसने सारे बुक्स को पढ़ के और उसका निचोड़ लिखा है तो मैं आई कैन से कि मोर और लेस उसने चीजों को बताने का प्रयास किया है, राइट। तो ये विदेशी यात्रियों के जो यात्रा वृतांत है उससे हम लोग को इन सारे इंफॉर्मेशन या ये सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग हिस्ट्री राइटिंग का काम करते हैं, ठीक है।
लेकिन हर जगह पे प्रो एंड कॉन्स जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो पॉजिटिव तो हम लोग इस मामले में बोल सकते हैं कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उनके बुक्स, अगर हम लोग पॉजिटिव की बात करें तो क्योंकि ये निष्पक्ष ये होते थे, राइट, क्योंकि जो कोर्ट राइटर्स होंगे उन पे किंग का दबाव होगा, उन पे कोर्ट, क्योंकि वो कोर्ट राइटर हैं, किंग के कोर्ट में रह रहे हैं, तो उनको वही लिखना होगा विच इज प्रेजेंटिंग द किंग एज अ आइडल किंग, मतलब वो किंग को एक आइडल किंग की तरफ प्रेजेंट कर रहा है, तो वो वही कुछ लिखेंगे। जबकि विदेशी यात्रियों पे ऐसा कोई दबाव नहीं होता था, वो निष्पक्ष होते थे, ठीक है। दूसरी बात इनका पॉजिटिव ये है कि ये वही लिखते थे जो ये देखते थे या फिर जो कुछ ये सुन रखे होते थे, ठीक है। यानी कि इनमें किसी भी तरीके का हम लोग बोल सकते हैं अंधविश्वास से परे होता था इनका जो राइटिंग होता था वो, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग अगर नेगेटिव की बात करें तो ये तो आपका पॉजिटिव हो गया कि ये कुछ होता था, लेकिन इंडियन राइटर्स की, कोर्ट राइटर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये चीज उनमें थोड़ा सा इस चीज की कमी थी, ठीक है। अगर नेगेटिव साइड की हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात तो कि इन पे धर्म का प्रभाव होता था। मैक्सिमम जो चाइनीज राइटर्स की अगर हम लोग बात करें तो वो बुद्धिज्म से रिलेटेड थे, वो लोग वही लिखते थे जो कि बुद्धिज्म को देखते हुए सही हो, राइट। जैसे कि वेनसांग की अगर हम लोग बात करें तो वो बताता है कि हर्षवर्धन जो था वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को मानता था, जबकि हम लोग देखते हैं ऐसा सोर्सेज से पता चलता है कि जब हर्षवर्धन ने सम्मेलन किया था प्रयाग में तो उसमें उसने सूर्य की भी पूजा की थी, ठीक है, शिव की भी पूजा की थी, वो शिव का भी उपासक था। तो धर्म का प्रभाव काफी हद तक रहता है। सेकेंड चीज कि इन लोगों ने चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होता है, बहुत चीज इन लोगों ने सुना बात जो होता है उसको इन लोगों ने लिखा हुआ होता है, तो इस कारण से अनुभवहीनता जो है वो इनके राइटिंग्स में हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। थर्ड जो हम लोग अगर बात करेंगे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर की समझ इनमें काफी कम होता है और ये चीजों को उस वे में लिखते हैं जिस वे में ये इनके कंट्री का जो कल्चर है उस वे में ये चीजों को लिखते हैं, दिखाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि चीजों का ये या फिर इंसिडेंट्स का, घटनाओं का ये अलग तरीके से ये विवरण प्रस्तुत करते हैं, यानी कि इनका जो विचारधारा होता है, विचारधारा में इनकी भिन्नता होती है, यानी कि अलगाव होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनके जो राइटिंग्स हैं उसका कैसे हम लोग यूज करते हैं एक सोर्स के तौर पे, उसका पॉजिटिव साइड क्या है, उसका नेगेटिव साइड क्या है, और इस तरीके से कलेक्टिवली हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस दोनों जो है वो हम लोग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट एंशिएंट पीरियड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप लोग जान लो कि अगर किसी भी एक सोर्स को हटा दिया जाए, लाइक अगर हम लोगों को सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेस पे हिस्ट्री राइटिंग करना हो या सिर्फ लिटरेरी सोर्सेज के बेसिस पे अगर हम लोग को हिस्ट्री लिखना हो तो दैट विल बी इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, दोनों का अपना अपना पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है। जहां आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी पुरातात्विक साक्ष्य जो है उसमें उसके डिग्रेड होने का मतलब उसका हम लोग बोल सकते हैं वो अपने उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में वो यूज किया जाता था, तो ये इस वे में हम लोगों को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम लोग लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो कंप्लीट बुक अगर हमारे पास अवेलेबल है भी, फिर भी उस पे जो राइटर, पर्टिकुलर राइटर है, उसका अपना जो विचारधारा है उसका इफेक्ट होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे हिस्टोरियंस क्या करते हैं, हिस्टोरियंस चीजों को कलेक्ट करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस दोनों को कलेक्ट करते हैं, दोनों को एक साथ देखते हैं, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और उससे जो कंक्लूजन निकलता है उस बेसिस पे वो हिस्ट्री राइटिंग का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सोर्सेस का यूज करके हिस्ट्री लिखने का काम किया जाता है, ठीक है। तो आज जो ये आपका टॉपिक है वो आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मे बी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, बिकॉज स्टोन एज में बस एक टॉपिक है नवपाषाण
काल वाला, क्रांति वाला जो टॉपिक है वो, तो उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो टिल दैट्स ऑल, एंड आई विल रिक्वेस्ट you to share with your friends, and till that keep watching. Thank you.